Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. We are going to start our new chapter, chapter number 7, Kingdom Protoctista. ये वो चैप्टर है जो हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका प्रीवियस चैप्टर नंबर 6 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बैक्टीरियल और इन सारी चीज़ों के बारे में, एंटीबायोटिक्स वगैरह उन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन की थी। हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रोटोक्टिस्टा के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे पास प्रोटोक्टिस्टा है क्या। तो प्रोटोक्टिस्टा जो है वो हमारे पास यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, ठीक है। यूनिसेलुलर का क्या मतलब होता है? दे आर द सिंगल सेल, ठीक है। यूनी का मतलब होता है आपके पास सिंगल सेलुलर है। यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स आपको इजीली पता है क्या है। दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। इनमें तमाम की तमाम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं और ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, ठीक। which are no longer classified as plants and animals and fungi, यानी कि ना ही इस ग्रुप को, प्रोटोक्टिस्टा को, ना ही एनिमल्स में कंक्लूड किया जाता है, ना ही प्लांट्स में और ना ही फंजाई में। इनकी एग्जाम्पल में कौन कौन सी चीज़ आ जाती है? यूग्लिना आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है। इनकी डाइवर्सिटीज़ देख लेते हैं कि ये ग्रुप कहाँ कहाँ तक जो है वो डाइवर्सिफाइड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द डाइवर्सिटी की बेसिस के ऊपर इस ग्रुप का नाम एक पॉलीफाइलेटिक ग्रुप रखा गया है। पॉलीफाइलेटिक होता क्या है? यानी कि इनको उस ग्रुप में रखा गया है कि जहाँ पे इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो किसी भी ग्रुप से मैच नहीं करते, ठीक है। उनके एंसेस्टर का कोई भी सिंगल कॉमन एंसेस्टर मौजूद ना हो, सही। ना ही इनके एंसेस्टर प्लांट से मिलते हुए एंसेस्टर कहते हैं, पीछे अबाव अजदाद कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि इनके जो पेरेंटल पीछे हेरिडिटरी पेरेंटल चलते आ रहे हैं अबाव अजदाद, वो ना प्लांट से मिलते हैं, वो ना ही वो एनिमल से मिलते हैं और ना ही वो फंजाई से मिल रहे हैं। इन्हीं बेसिस के ऊपर इनका नाम जो है पॉलीफाइलेटिक ग्रुप में रखा गया है। कुछ प्रोटोक्टिस्टा के अंदर जो हम डिस्कशन करेंगे वो हम प्लांट लाइक के बारे में भी पढ़ेंगे कि कुछ जो है वो प्लांट की तरह हैं लेकिन वो प्लांट नहीं है, प्लांट की तरह हैं, ठीक है। कुछ में जो है वो फंजाई लाइक हैं, यानी कि वो किसकी तरह मिल रहे होंगे? फंजाई की तरह होंगे, लेकिन इसमें कंप्लीट फंजाई नहीं आते, प्रिमिटिव फंजाई आते हैं, ठीक है। प्लांट लाइक जो होंगे उनका नाम क्या रखा गया है? एल्गी। फंजाई लाइक जो होंगे वो प्रिमिटिव फंजाई। और द थर्ड वन इज एनिमल लाइक, जिनको हम प्रोटोजोआ कहेंगे। एनिमल लाइक हम नहीं पढ़ेंगे, एनिमल लाइक आप लोग जो है वो जोलॉजी के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। हमारे पास जो दो टॉपिक डिस्कशन के लिए वो एक प्लांट लाइक है और दूसरा फंजाई। आगे चलते हैं। प्लांट लाइक की सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो सीवीड। इस प्लांट लाइक एल्गा का जो कॉमन नेम है वो क्या है? सीवीड है, ठीक है। एल्गा के अंदर क्या चीज़ है? एल्गा क्या काम कर रहा होता है? फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस कैरीड आउट हो रही है वो कौन कर रहा है? एल्गी कर रहा है, ठीक है। प्रीवियसली दे रिजेंबल विद द प्लांट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल एंड क्लोरोफिल। पहले जो है वो किससे रिजेंबल करते थे? ये प्लांट से रिजेंबल करते थे, क्योंकि इनके अंदर क्या मौजूद थी? सेल वॉल मौजूद थी और क्लोरोफिल, सही। और अब क्या है? बट डिफरेंट फ्रॉम प्लांट बीइंग एक्वाटिक। लेकिन इनको प्लांट से क्यों हटाया गया? प्लांट के ग्रुप में क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि वजह क्या थी कि ये एक्वाटिक है, ठीक है, सही। एक्वाटिक है और क्या है? जितने भी आपके पास प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, यानी कि वो ज़मीन के होते हैं। और ये आपके पास जितने भी हैं ये एक्वाटिक है, ठीक है। तो आपके पास ये डिफरेंस आ गया कि प्लांट लाइक में इनको प्लांट से क्यों सेपरेट किया गया। वजह ये है कि इनके पास क्लोरोफिल भी मौजूद है, इनके पास क्या है? सेल वॉल भी मौजूद है, तो हम इन्हें किस में रख सकते थे? प्लांट में रख सकते थे। लेकिन डिफरेंस क्यों हो गया? डिफरेंस इस वजह से हो गया क्योंकि प्लांट जो है वो आपके पास टेरेस्ट्रियल होते हैं, जबकि आपके पास जो एल्गी हैं ये तमाम के तमाम आपके पास टेरेस्ट्रियल इन नेचर है, यानी कि ज़मीन पर लगाने वाले। एल्गी आर यूनिसेलुलर, ये आपके पास जितने भी एल्गीज होंगे वो तमाम के तमाम यूनिसेलुलर होंगे। फिलामेंटस आप लोग लास्ट में भी डिस्कस कर चुके हो। फिलामेंट जो है वो एक ट्राइकोम यानी कि एक फिलामेंट की तौर पे होगा। एंड मल्टीसेलुलर, या तो वो यूनिसेलुलर होंगे, एक सेल पे होंगे, या फिर वो डिफरेंट बहुत सारे सेल्स पे मौजूद होंगे। इनके अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद हो सकती है?
क्लोरोफिल मौजूद है, ज़ेंथोफिल मौजूद है, कैरोटीनॉइड मौजूद है। ये तमाम के तमाम जो है वो आपके पास पिगमेंट्स हैं जो क्या हेल्प कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल है। ठीक है, क्लोरोफिल कौन सा कलर दे रहा है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर देगा, ज़ेंथोफिल आपके पास कौन सा कलर देगा, ये ऑरेंज कलर देगा, कैरोटीनॉइड आपके पास रेड कलर शो करेगा और फाइकोएरिथ्रिन आपके पास ब्लू ग्रीन कलर पिगमेंट शो करेगा। इस प्लांट के अंदर इस एल्गी के अंदर ये तमाम के तमाम पिगमेंट्स मौजूद होंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दीज पिगमेंट्स, आप क्लासिफिकेशन जो है वो डिफरेंट एल्गा की इन्हीं पिगमेंट्स की मौजूदगी में, मतलब इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से होगी। जैसे अलग अलग जो एल्गी हम लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर अलग अलग पिगमेंट्स मौजूद हैं। अब ग्रीन पिगमेंट होगा तो वो अलग एल्गी हो जाएगा, किसी के अंदर ऑरेंज पिगमेंट आ रहा है, कोई ऑरेंज कलरेशन दे रहा है तो वो ज़ेंथोफिल के अंदर रेंज में चला जाएगा। कोई रेड कलर की एल्गी बना रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, उसके अंदर रेड कलर का कैरोटीनॉइड जो है वो पिगमेंट मौजूद है, इसीलिए वो क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है एल्गी से, दूसरे एल्गी से। ठीक है, तो इसीलिए क्लासिफिकेशन बेस करती है पिगमेंट के ऊपर। ये एग्जाम्पल है, ये पानी के ऊपर इस तरह से जो है वो आ जाते हैं, या मतलब रॉक साइड पे होते हैं इस एल्गी, इस तरह से दिखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला एग्जाम्पल है किसकी, प्लांट लाइक एल्गी की। जो बेसिक एग्जाम्पल आती है आपके पास क्लोरेला की आती है। साइलेंट फीचर्स में क्या क्या आ जाता है, फ्रेश वाटर एल्गी। पहले तो क्लोरेला क्या है आपके पास, एक फ्रेश वाटर एल्गी है, यानी कि ये कहाँ पाया जाएगा, फ्रेश वाटर में। फ्लोटिंग इन स्टेगनेंट वाटर, खड़े पानी के अंदर क्या कर रहा होगा, ये ऊपर तैर रहा होगा। ऑफ पॉन्ड्स, जैसे खड़ा पानी पॉन्ड्स का है, पूल्स का है और डिचेस का है, इन तमाम पानियों में ये क्या होंगे, ऊपर तैर रहे होंगे। सही। एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म इन रिसर्च ऑन फोटोसिंथेसिस एंड एज एन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड, यानी कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कहाँ यूज़ हो रहा है, रिसर्च के तौर पर यूज़ हो रहा है। जब भी हम फोटोसिंथेसिस को स्टडी कर रहे होते हैं, डीपली स्टडी करते हैं, तो हम क्लोरेला को ले लेते हैं। ठीक है, क्लोरेला को ले लेते हैं और ये जो है वो रिसर्च ऑर्गेनिज्म भी है। एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म इन रिसर्च, यानी कि हम रिसर्च जो है वो इस ऑर्गेनिज्म पे कर रहे होते हैं जब हम फोटोसिंथेसिस को स्टडी करते हैं। एंड एज एन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड, और क्या है ये, खाने की भी, यानी कि एज अ फूड भी आप इसको यूज़ कर रहे हैं, एक अल्टरनेट सोर्स है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी विटामिन, बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, तो ये एज अ अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड के भी तौर पे यूज़ किया जा सकता है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। बॉडी वन सेल, स्फेरिकल एंड सॉलिटरी, इसकी जो बॉडी है वो वन सेल्ड होगी। सही, क्लोरेला की बॉडी वन सेल्ड होगी, एक सेल होगा उसमें, स्फेरिकल होगी, राउंड यानी कि सर्कुलर होगी, थोड़ी स्फेरिकल टाइप होगी, सोलिटरी यानी कि अकेली होगी, कॉलोनी फॉर्म में नहीं होगी। सिंगल न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस है क्योंकि वन सेल्ड है, तो हम इसमें कह रहे हैं कि एक न्यूक्लियस मौजूद है। कप शेप क्लोरोप्लास्ट विद और विदाउट पायरेनॉइड, और क्या है, कप शेप क्लोरोप्लास्ट मौजूद है विद और विदाउट पायरेनॉइड। ये आपके पास एक क्लोरेला का स्ट्रक्चर आ गया। आउटर क्या मौजूद है, सेल वॉल, फिर अंदर क्या मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये बीच में जो आपके पास ये पिगमेंट, ये इस तरह से कप शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये आपके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और बाहर आओगे आपके पास बड़ा वाला जो है वो न्यूक्लियस, और अंदर जो छोटा सा मौजूद है वो न्यूक्लियोलस, और ये आपके पास जो है पायरेनॉइड है। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये स्टार्च को कलेक्शन का काम करता है। पायरेनॉइड का क्या फंक्शन है, कलेक्शन ऑफ स्टार्च ग्रेन्स, इनके स्टार्च के ग्रेन्स को ये कलेक्ट करता है आपके पास। ठीक है, तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया क्लोरेला का। ये कप शेप क्लोरोफिल है, इन्हीं में ग्रीन पिगमेंट्स मौजूद होंगे, रेड पिगमेंट्स मौजूद होंगे, इन्हीं की बेसिस पे ये डिफरेंट होते जाएंगे। रिप्रोडक्शन की तरफ चलते हैं कि ये किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। क्लोरेला जो है एल्गी, ये किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय ए प्लेनोस्पोर्स और जूस्पोर्स। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पहले तो ये देख लीजिए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सही, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह करेंगे वो आगे बढ़ते जाते हैं। पहले ए सेक्सुअल की तरफ चलते हैं। क्लोरेला आपके पास जो है वो ए सेक्सुअल किस तरह रिप्रोड्यूस करेगा, ए प्लेनोस्पोर्स की मदद से करेगा, या फिर उनको क्या कह सकते हैं, जूस्पोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट डिवाइड्स इनटू 8 to 16 डॉटर क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरेला का क्लोरोप्लास्ट होगा, प्रोटोप्लास्ट, वो डिवाइड हो जाएगा 8 से 16 डॉटर क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, इनके अंदर ये डिवाइड होना शुरू हो जाएगा।
ईच डॉटर प्रोटोप्लास्ट सिक्रीट्स अ वॉल टू प्रोड्यूस अ नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर। अब क्या होगा, जितने भी आपके पास जो डॉटर सेल्स बने हैं, अब वो क्या करेंगे, वो अपने गिर्द एक वॉल को प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से वो क्या बन जाएंगे, स्पोर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी अब जितने भी सेल बने हैं वो सेल अपने गिर्द एक लेयर बनाना शुरू कर देंगे, एक वॉल बनाना शुरू कर देंगे। इस वॉल की वजह से क्या होगा, वो एक नया स्पोर बन जाएगा, एक नया एप्लानोस्पोर या एक नया जू स्पोर बन जाएगा। On release from the parent cell, each form new cholera, क्लोरेला, ठीक है। जब वो क्या होंगे, हर एक एप्लानोस्पोर या जू स्पोर जब पेरेंटल वॉल को रप्चर करके बाहर जाएगा, ठीक है, तो क्या करेगा, एक नया क्लोरेला बना लेगा। सही, देखते हैं इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो एक क्लोरेला का सेल है, वेजिटेटिव सेल ऑफ क्लोरेला, ठीक है। अब इसके अंदर क्या मौजूद है, ये पायरेनॉइड था, ये न्यूक्लियस था, ये कप शेप क्लोरोप्लास्ट था। अब इसके अंदर जो है यहाँ पर क्या मौजूद है, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म है। ये अंदर जितना भी मौजूद होगा, प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही क्लोरोफिल मौजूद होगा। ये तमाम का तमाम जो ग्रेड्यूलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। पहले डिवीजन होना शुरू हो जाएगी। ये इसके सबसे पहले क्या काम होगा, इसका फ्लैजिला रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या काम होगा, इसका फ्लैजिला रिमूव हो गया, यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं है, फ्लैजिला रिमूव हो गया, यानी कि अभी क्या होगा, नॉन मोटाइल हो गया। जिसके पास फ्लैजिला नहीं है तो वो क्या हो गया, आपके पास नॉन मोटाइल नेचर का हो गया। फ्लैजिला रिमूव होने के बाद ये क्या होते हैं, पहले दो में डिवाइड हुए, इस तरह से प्रोटोप्लास्ट जो है वो आपके पास दो में डिवाइड हो गया, फिर उसके बाद वो चार में डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद वो कंटिन्यूसली इसी तरह से डिवीजन करते जाएंगे। अब देखो चार को दिखाया है इन्होंने, 8 भी होंगे, 16 भी होंगे, इसी तरह। अब चार ये बन गए जूस्पोर्स। अब इन्होंने क्या काम किया, एप्लानोस्पोर के जूस्पोर कह लीजिए। अब ये पेरेंटल वॉल को रप्चर करेंगे और फ्री हो जाएंगे, ठीक है, बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद ये क्या करेंगे, मेच्योर होंगे। मेच्योर होने के बाद ये कैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे, एग्जैक्टली एज पेरेंटल सेल, तो पेरेंट की तरह ये बना लेंगे स्ट्रक्चर। इस तरह से देखो, एक से कितने बन गए, चार बन गए, चार से फिर आगे कंटिन्यूसली ग्रोथ होती जाएगी और ये बहुत सारे डिवाइड होकर और बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हो गई आपके पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई क्लोरेला की, यानी कि इसमें जो है वो कोई एक ही पेरेंट सेल काफ़ी है रिप्रोड्यूस करवाने के लिए, दोनों पेरेंट सेल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आ जाइए आगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे चलते हैं। इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये किन पर्पसेस में यूज़ हो रहा है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस खाने की हम बात कर रहे थे, तो हाई फूड वैल्यू में ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। हाई फूड वैल्यू है, इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, कंटेन 50% प्रोटीन मौजूद है, 20% फैट्स मौजूद हैं, 20% कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, एंड वाइटामिन्स। एंटीबायोटिक सोर्स के तौर पे भी क्लोरेलिन को यूज़ किया जाता है। ये आपके पास जो है वो क्लोरेलिन है, ये एंटीबायोटिक का नाम है। इस प्रोड्यूस्ड बाय क्लोरेला, ये किससे बनी है, क्लोरेला से बनी है, फॉर कंट्रोलिंग द बैक्टीरियल डिजीज़। और ये क्या काम कर रही है, बैक्टीरियल डिजीज़ को कंट्रोल कर रही है। एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म है इन रिसर्च ऑफ द फोटोसिंथेसिस, और क्या काम कर रहा है, फोटोसिंथेसिस की रिसर्च कर रहा है, में हेल्पफुल है। फूड वैल्यू का एक चार्ट है मेरे पास, क्लोरेला का स्ट्रक्चर बना हुआ है ये, इसमें क्या क्या मौजूद है, एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, मिनरल्स मौजूद है, 10% प्रोटीन मौजूद है, 60% क्लोरेला की जो है ग्रोथ फैक्टर इस तरह है, यानी कि ग्रोथ कर रहा है, और कितने हिसाब से कर रहा है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद हैं, फाइबर्स मौजूद हैं, वाइटामिन्स मौजूद हैं। तो ये तमाम की तमाम जो है इसके अंदर मौजूद है चीज़ें, तो इसीलिए ये एक ग्रेट सोर्स ऑफ फूड भी है, क्योंकि इसमें ये हर चीज़ मौजूद है। अल्वा की तरफ चलते हैं। अल्वा भी इसी की एग्जाम्पल में आ जाता है, ठीक है, एल्गी की ही एग्जाम्पल में आता है अल्वा। प्लांट लाइक जो है वो हम एल्गी पढ़ रहे हैं, तो पहली आपने क्लोरेला पढ़ी, अब दूसरी जो है वो अल्वा पढ़ेंगे। दिस टॉपिक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम, तो इसे जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनें और समझने की कोशिश करें, ठीक है। अल्वा सबसे पहले आता है, इसका इंट्रोडक्शन, इसे सी लेट्यूस के नाम से जाना जाता है। लेट्यूस आप लोग पढ़ देख चुके हो, पत्ते को कहते हैं शायद, जो आपके पास उसमें यूज़ भी होता है सलाद में, ठीक है, उसी की तरह का स्ट्रक्चर है इसका, सी लेट्यूस कहते हैं। पालक का पता नहीं है, सलाद का पत्ता जो आप यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी के स्ट्रक्चर जैसा है, ठीक है। मैरीन एल्गा बिटवीन हाई एंड लो टाइड्स ऑफ पाकिस्तान, इसे मैरीन एल्गा भी कहा जाता है। अल्वा जो है वहाँ सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है मैरीन एल्गा में, ठीक है। बिटवीन हाई एंड लो टाइड्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी वो मैरीन के अंदर जो हाई और लो टाइड्स आ रही हैं, उन जगहों पे पाया जाता है।
और पाकिस्तान में जो कराची में है वो कहाँ है, किमाड़ी साइड पे बहुत मिलेगा, मनोड़ा साइड पे कोस्ट में मिलेगा, समटाइम अटैच टू द रॉकी एजेस ऑफ कोस्ट। और कहाँ अटैच होगा, रॉकी एजेस कोस्ट की, मतलब जो जहाँ पर आपके पास स्टोन्स वगैरह लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे हैं, उन रॉकी एजेस के पास ये जो है वो चिपका हुआ आपको अटैच हुआ हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो केमाड़ी और मनोरा कोस्ट पे ज़्यादा पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थैलस। इसकी बॉडी को जो है वो क्या कहते हैं, थैलस कहेंगे। ठीक है, रूट स्टेम एंड लीव्स आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड। थैलस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, थैलस का मतलब ये है कि ना ही उसकी रूट, ना ही उसकी स्टेम और ना ही उसके लीव्स का कोई पता होगा कि कहाँ क्या चीज़ मौजूद है। बिल्कुल डिस्टिंग्विश नहीं हो पाता कि रूट्स यहाँ से शुरू है, स्टेम यहाँ से शुरू है, लीव्स यहाँ से शुरू है। तो इसीलिए उसके स्ट्रक्चर को क्या कह दिया, थैलस का नाम दे दिया। कंसिस्ट ऑफ इरेक्ट ब्रॉड शीट लाइक ब्रांचेस ऑफ ब्लेड्स। और इनके ऊपर क्या है, इरेक्ट का मतलब सीधी खड़ी हुई हैं, ठीक है, ब्रॉड शीट्स हैं, शीट लाइक ब्रांचेस यानी शीट की तरह से हैं, और ब्लेड्स की तरह से मौजूद हैं, यानी कि उनके ऊपर जो है वो शार्प जो है एजेस मौजूद हैं। ठीक है, आपको एक डायग्रामेटिक तौर पे भी मैं भी दिखा दूंगी। At base, long thread-like cells are present called as holdfast, help in attachment with the rock. नीचे जो बेस बनी हुई है, ठीक है, उसको क्या नाम दिया है, उसको इन्होंने जो है वो होल्ड फास्ट का नाम दिया है, जो क्या हेल्प कर रहे हैं, रॉक से अटैचमेंट की हेल्प कर रहे हैं। थिकनेस ऑफ द थैलस इज ओनली ऑफ 2 सेल, यानी कि इसका जो थैलस होगा वो ज़्यादा जो है वो चौड़ा नहीं होगा या ज़्यादा उसकी थिकनेस नहीं होगी, सिर्फ 2 सेल्स पे कंसिस्ट कर रहा है। टू थैलस फाउंड इन दी अल्वा। दो तरह के थैलस मौजूद होते हैं अल्वा के अंदर। दोनों में कौन कौन से थैलस हो सकते हैं वो, एक होगा गैमेटोफाइटिक थैलस और दूसरा होगा स्पोरोफाइटिक थैलस। ठीक है, दो तरह के थैलस मौजूद होते हैं, एक प्लांट के अंदर भी हो सकते हैं कभी कभी, और ये कभी कभी डिफरेंट में भी हो सकते हैं। ठीक, थैलस यानी कि एक पूरा स्ट्रक्चर है, एक पूरा पत्ता है एक तरह से। ठीक है, मैं पत्ते की नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये सलाद में यूज़ होता है, आपको आसानी होगी समझने में, मगर ये अल्वा सलाद में यूज़ नहीं होता, ये बात ध्यान से रखिएगा। ये अल्वा जो है वो एक एल्गी है, इसकी रिप्रेजेंटेशन, इसके स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन मैंने सलाद के पत्ते की तरह दी। ठीक है, पिक्चर आती है, मैं पिक्चर दिखाती हूँ आपको इसकी, ये देखिए इस तरह से जो है वो इसकी रिप्रेजेंटेशन है। इसके साथ ये इरेक्ट ब्रांचेस खड़ी हुई हैं। ठीक है, इरेक्ट यानी कि ये आपके पास हो गया होल्ड फास्ट। ठीक है, ये आपके पास है स्टूडेंट्स होल्ड फास्ट, जहाँ पर क्या हो रहा है, जो है वो ये अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है, और ऊपर जो है वो इरेक्ट ब्रांचेस खड़ी हुई हैं, और ये पूरा जो कंप्लीटली कह रहा है ये आपके पास पूरा जो है वो थैलस है। ठीक है, अच्छा, इसकी जो है वो थिकनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, 2 सेल पे कंसिस्ट करती है। अब ये एक पूरा स्पोरोफाइटिक होगा, और इसी तरह का जो दूसरा होगा वो क्या होगा, गैमेटोफाइटिक होगा। ठीक है, एक ये हो गया स्पोरोफाइटिक एक तरह से, और दूसरा अगर मैं लूँगी तो ये क्या होगा, गैमेटोफाइटिक। थस दीज थैलस शो आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब इन्हीं थैलस की बेसिस के ऊपर क्या काम होता है, आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है इसके अंदर। अब हम आगे डिस्कस करते हैं आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती क्या है। तो सबसे पहले जो है वो लाइफ साइकिल्स पे आते हैं। लाइफ साइकिल में हमारे पास जो पहली चीज़ समझने की है वो ये है कि आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है। आइसो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, सेम। मॉर्फिक का मतलब मॉर्फोलॉजी, तो इनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो सेम होगी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, इसका अपीयरेंटल स्ट्रक्चर, यानी इनका जो बाहर का स्ट्रक्चर है, उनकी जो मॉर्फोलॉजी है, ऊपर की जो स्ट्रक्चर है जैसे वो सिमिलर होगा। ठीक है, लेकिन क्या चीज़ डिफरेंट होगी, उनके क्रोमोसोम्स डिफरेंट होंगे। बोथ थैलस आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है कि उनकी मॉर्फोलॉजी सेम है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी ऑल्टरनेट करते रहेंगे, कब पहले जो है अगर वो स्पोरोफाइट बन रहा है, ठीक है, तो जब दूसरे स्टेज पे क्या होगा, गैमेटोफाइट बनेगा, फिर अगेन स्पोरोफाइट, फिर अगेन गैमेटोफाइट। इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल कंटिन्यू होती चली जाएगी। लाइफ साइकिल का मतलब ही साइकिल क्या होती है, कंटिन्यूस, एक चीज़ कंटिन्यू हो रही है। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कभी पहली जनरेशन जो होगी अगर स्पोरोफाइटिक है तो दूसरी जनरेशन क्या होगी, गैमेटोफाइटिक, अगेन क्या हो जाएगी, स्पोरोफाइटिक होगी, फिर अगेन गैमेटोफाइटिक। तो इस तरह से ये कंटिन्यूसली साइकिल चलती रहती है, ऑल्टरनेशन जो है वो चलती रहती है। अच्छा, आइसोमॉर्फिक का मतलब समझ आ गया, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझ आ गया, यानी सेम थैलस होंगे, नंबर ऑफ द क्रोमोसोम डिफरेंट होते हैं। अब नंबर ऑफ द क्रोमोसोम किस बेसिस पे डिफरेंट होते हैं वो भी देख लीजिए। नंबर ऑफ द क्रोमोसोम स्टूडेंट्स आप लोगों के पास इस तरह से डिफरेंट है कि जो स्पोरोफाइट है, ठीक है, वो डिप्लॉयड इन नेचर का होता है। स्पोरोफाइट जो होगा वो डिप्लॉयड इन नेचर का होगा, यानी कि जो उसके नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स होंगे वो 26 होंगे, यानी कि 2n। ठीक है, 2n।
स्पोरोफाइट जो होगा वो डिप्लॉयड नेचर का होगा। डिप्लॉयड नेचर क्या होती है, जैसे उसके क्रोमोसोम जो है अगर मैंने 26 लिए हैं तो ये मतलब आपके पास 26 है। अगर इसका हैप्लॉइड की तरफ चले जाएं तो हैप्लॉइड कितने होंगे 13, ठीक है, यानी कि 26 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास वो हैप्लॉइड हो जाएगा। अभी डिप्लॉयड कंडीशन में मौजूद है, सही। स्पोरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, और डिप्लॉयड में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 26 होते हैं, ठीक। सेक्सुअल फेज में क्या होगा, जो गैमेटोफाइट होगा वो हैप्लॉइड होगा। स्पोरोफाइट के बाद मैंने क्या बताया था, कौन सी हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है हैप्लोफाइट, सॉरी गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट के बाद क्या होता है, गैमेटोफाइट आता है। स्पोरोफाइट आपके पास डिप्लॉयड इन नेचर का होता है, जबकि गैमेटोफाइट आपके पास हैप्लॉइड इन नेचर का होता है और 13 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब वो मैं आगे आपको बताती रहूंगी साथ साथ। ए सेक्सुअल फेज में आपके पास क्या काम होता है, डायरेक्टली बस जो है वो 26 क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे, ठीक है, और डिप्लॉयड जो है स्पोरोफाइट होगा, सही। और सेक्सुअल फेज में आपके पास क्या होगा, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट मौजूद होगा, जिसमें 13 क्रोमोसोम्स दोनों के पास होंगे। अब एक चीज देखते जाओ, आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या चीज मौजूद है। सबसे पहले यहाँ पर आ गया आपके पास ये स्पोरोफाइट है, सॉरी गैमेटोफाइट है, ठीक है। ये हो गया आपके पास गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट से क्या बनाए, गैमेट्स बनाए, 2 गैमेट्स बन गए, ठीक है। गैमेट्स के बाद क्या हुई, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद स्पोरोफाइट बन गया। स्पोरोफाइट क्या है आपके पास, 2n है, यानी कि डिप्लॉयड नेचर का, ठीक है। स्पोरोफाइट क्या था, 2n, डिप्लॉयड यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद क्या होंगे, ये 2 अलग अलग सेल्स बनाएंगे इस तरह से दोनों, फिर ये दोनों आपस में आके फ्यूज होकर क्या बना लेंगे, आपके पास गैमेटोफाइटिक स्टेज बना लेंगे, और ये होंगे n यानी कि हैप्लॉइड, ठीक है। और 13 क्रोमोसोम यानी कि 13 क्रोमोसोम इसके, 13 इसके, तो कंबाइन कलेक्टिवली क्या बना लेंगे 26। तो इस तरह से जो है वो हेल्प करते हैं आगे जाके। तो ये हो गई आपके पास आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। पूरी लाइफ साइकिल में भी आप लोगों से आगे डिस्कस करूंगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। ए सेक्सुअल फेज में सबसे पहले चलते हैं। ए सेक्सुअल फेज में मेरे पास क्या चीज आती है, सॉरी ए सेक्सुअल में अभी हम कंप्लीट लाइफ साइकिल कर रहे हैं, ठीक है। मैं डिस्टिंग्विश भी कर दूंगी आपको कि कहाँ हमने ए सेक्सुअल फेज लिया है और कहाँ हमने सेक्सुअल फेज यूज कर लिया है। तो सबसे पहले जो है वो मेरे पास स्पोरोफाइट है, मेच्योर स्पोरोफाइट, यहाँ से स्टार्ट होगा ये, ठीक है। मेच्योर स्पोरोफाइट, 2n का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये डिप्लॉयड है, यानी कि इसमें कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 26 क्रोमोसोम्स हो गए, ओके, ठीक। तो ये स्पोरोफाइट जो है वो क्या होगा, आगे चलता जाएगा, सही। इसमें स्पोर्स बनना शुरू होंगे, क्या होंगे, स्पोर्स। स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। मियोसिस होगी, मियोसिस से क्या बनते हैं, इनके अंदर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। इनके अंदर स्पोर्स बन गए। स्पोर्स बनने के बाद जब इन्होंने पेरेंटल वॉल को रप्चर किया, ये बाहर रिलीज हो रहे हैं, देखें ये रिलीज होते हुए नजर आ रहे हैं। जब ये रिलीज हो गए तो इन्होंने क्या काम किया, अलग अलग जो है वो ज़ूस्पोर आ गए, और ये जो है वो मेच्योर हो गए, ये देखें यहाँ से बड़े हो गए, थोड़े साइज में मेच्योर हुए। मेच्योर होने के बाद इन्होंने एक नया, अब ये ज़ूस्पोर है, ठीक है, यहाँ पे बन गया ज़ूस्पोर, एक मेच्योर ज़ूस्पोर बन गया। इसने अलग प्लांट बना लिया, इसने एक अलग बना लिया अल्वा का स्ट्रक्चर, सही। समझ आ रही है आप लोगों को, देखो मेच्योर स्पोरोफाइट है सबसे पहले, 2n यानी कि डिप्लॉयड नंबर का होगा, इसमें जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो डिप्लॉयड है, यानी कि 26 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या काम किया, मियोसिस हुई, मियोसिस में इसने जो है वो सेल डिवीजन शुरू कर दी। सेल डिवीजन होने के बाद क्या हुआ, उसी तरह पीछे पढ़कर आए हो किस तरह से सेल डिवाइड होता है, प्रोटोप्लास्ट डिवाइड होता रहता है अंदर और डिवीजन शुरू होती रहती है। इसी तरह यहाँ प्रोटोप्लास्ट डिवाइड हुआ, इतने सारे जो है वो ज़ू स्पोर्स बन गए। अब एक एक ज़ू स्पोर ने क्या काम किया, वो जो है वो मेच्योर होना शुरू हो गया। जब यहाँ पे देखो इसका साइज इंक्रीज हो गया, मेच्योर हो गया, तो इसके बाद क्या हुआ, ये जो है इसने डेवलपमेंट स्टार्ट करी, माइटोसिस हुई, डेवलपमेंट स्टार्ट करी, और इसने ये वाला थैलस बना लिया, और इस वाले ज़ू स्पोर ने ये वाला थैलस बना लिया, ठीक है। अब यहाँ तक को जो तुम लोगों ने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया पढ़ा है वो तुम लोगों के पास क्या हो जाता है, एसेक्सुअल एरिया हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें एक ही पेरेंट से काम हो रहा है, ऐसा ही है। एक पेरेंट अगर कोई काम कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है एक पेरेंट, तो वो क्या हो जाती है आपके पास, वो आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है। अगर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो तो आपके पास वहाँ से सेक्सुअल साइकिल शुरू हो जाती है। यहाँ से लेकर इस जगह से लेकर अगर मैं चलूँ, ओके, मैं आपके लिए पॉइंटर यूज कर लेती हूँ इसमें। अगर मैं यहाँ से लेकर चलना शुरू करूँ, इस जगह से यहाँ, ये पूरी जो है वो आपके पास ये खत्म हो गई ए सेक्सुअल साइकिल, ठीक है, ए सेक्सुअल है ये,
ये हो गई ए सेक्सुअल, ठीक है, ये आ गया आपके पास ए सेक्सुअल साइकिल है, ठीक है। उसके बाद अब देखो क्या होता है, जब ये दोनों अलग अलग बन गए, यानी कि अब कितने हो गए, अब 2 पेरेंट्स हो गए, ठीक है। एक पेरेंट से यहाँ पर 2 नए नए प्लांट्स बने, नए नए थैलस बने, ठीक है। अब इन दोनों ने क्या काम किया, इसने भी इसी तरह से जो है वो जूस को अंदर प्रोटोप्लाज्म को डिवाइड किया, इसने भी यही काम किया, इन दोनों ने अपने अपने प्रोटोप्लाज्म को डिवाइड किया, इनके जू स्पोर्स बाहर गए। अब इसका जो जू स्पोर है और इसका जो जू स्पोर है, ये दोनों अलग अलग क्या बन गए, गैमेट्स बन गए। क्या बन गए स्टूडेंट्स, ये अब इस प्लांट का गैमेट है, ये अब इस प्लांट का गैमेट है। अब ये दोनों गैमेट्स आपस में जब फ्यूज होंगे, यानी कि अब क्या हो रहा है, 2 पेरेंट्स फ्यूज करवा रहे हैं अपने अपने न्यूक्लियस या अपने अपने गैमेट्स। ऐसा ही है, एक पेरेंट ये हो गया, दूसरा पेरेंट ये हो गया, इन्होंने अपने अपने जू स्पोर्स प्रोड्यूस किए। अब एक पेरेंट ने ये वाला जू स्पोर अपना फ्यूज कराया और दूसरे पेरेंट ने ये वाला। तो जब इन दोनों पेरेंट्स की फ्यूजन हो रही है और एक जाइगोट बन रहा है, सिनगैमी का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियर, ठीक है। अब इन दोनों गैमेट्स के न्यूक्लियाई जब फ्यूज हो रहे हैं आपस में, तो क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है, ठीक है। ये फ्यूजन हो गई इन दोनों गैमेट्स की, देखो 2 फ्लैजिलास बन गए और ये 2 आपस में फ्यूज हो रहे हैं। फ्यूज होने के बाद एक राउंडेड स्ट्रक्चर बन गया, दैट इज कॉल्ड एज द जाइगोट। अब क्या बन गया, जाइगोट। देखो इसके नंबर कितने थे, n, एक, इसके कितने थे, दूसरा n। तो जब इन दोनों के, यानी कि इसके हो गए 13, इसके कितने हो गए 13। अब जब ये दोनों आपस में फ्यूज होकर ओवरऑल बनाएंगे तो इनका जाइगोट क्या बनेगा, 2n बन जाएगा। ऐसा ही है, इनका जाइगोट क्या बन गया, 2n बन गया। और आगे जब वो जो है मेच्योर होना शुरू हो जाएगा, जाइगोट डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा, मेच्योर होगा, तो वो क्या बना लेगा, इसी तरह का स्पोरोफाइट बना लेगा विद 2n। ऐसा ही है, जाइगोट भी 2n का था, यानी कि डिप्लॉयड नंबर का था। क्रोमोसोम्स कितने हो गए, 26 क्रोमोसोम हो गए, सही। जाइगोट भी 26 हो गया और स्पोरोफाइट भी तो यहाँ 26 लिया था। तो इसी तरह क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली लाइफ साइकिल जो है वो कंटिन्यू हो रही है। देखो इसमें यहाँ पर क्या काम हुआ था, जो नंबर n बन गए वो किस तरह बने थे, ये 26 थे, 26 अब क्या हो गया, एक n इधर हो गया, दूसरा n इधर चला गया, यानी कि 13 इसके पास चले गए क्रोमोसोम, 13 इसके पास चले गए। अब इसने जो डेवलपमेंट की वो 13 के साथ की, इसने भी डेवलपमेंट क्या की 13 के साथ। तो आगे जो बनेगा वो जो गैमेटोफाइट स्टेज बनेगी वो क्या होगी, हैप्लॉइड स्टेज होगी, और उसमें भी नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 13 होंगे। एक दफ़ा और रिपीट कर देती हूँ, देख लीजिए आप लोग। जो मेच्योरिटी, सबसे पहले जो है वो लाइफ साइकिल स्टार्ट कहाँ से हो रही है, स्पोरोफाइट से शुरू हो रही है, यानी कि ए सेक्सुअल फेज से। स्पोरोफाइट जो है वो आपके पास डिप्लॉयड नेचर का है, यानी कि उसमें कितने क्रोमोसोम्स मौजूद है, 26 क्रोमोसोम्स मौजूद है। इसने क्या किया, प्रोटोप्लाज्म को डिवाइड किया विद द हेल्प ऑफ द मियोसिस। मियोसिस में प्रोटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, स्पोरेंजिया के अंदर जो है वो जू स्पोर्स बनना शुरू हो गए, ठीक है। जू स्पोर्स जब फ्री हुए, जब जू स्पोर यहाँ पे 26 थे, ठीक है, 26 जब डिवाइड हुए आधे आधे, ठीक है, जब यानी कि इसने 2 डॉटर सेल्स बना लिए, तो 26 का हाथा कितना हो गया, 13 और 13 दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। इसके पास ये 26 थे, अब इसने जब 2 डॉटर सेल्स बना लिए तो इसमें कितने बन गए, एक 13 यहाँ चला गया, 13 यहाँ चला गया। अब ये क्या करते हैं, ये जो है वो मेच्योर होना शुरू होते हैं। मेच्योर होने के बाद ये किस तरह के 2 अलग अलग पेरेंट्स बना लेंगे या 2 अलग अलग थैलस बना लेंगे। इस थैलस को हम गैमेटोफाइटिक थैलस कहते हैं। यह हैप्लॉइड इन नेचर का होता है, यानी कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 13 क्रोमोसोम ईच, 13 इसके पास, 13 इसके पास, इन दोनों के। अब इन दोनों ने अपने अपने जो है वो स्पोर्स प्रोटोप्लाज्म को डिवाइड किया, ठीक है, जू स्पोर्स प्रोड्यूस किए। अब इनके जो जू स्पोर्स हैं, इनके जो गैमीट्स हैं वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने के बाद वो क्या काम करेंगे, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ दी न्यूक्लियाई हो रही है, यानी कि इन दोनों गैमेट्स की फ्यूजन हो रही है, इन दोनों गैमेट्स के न्यूक्लियस की फ्यूजन हो रही है, और इस तरह से फ्यूजन दिखाई दी है। और आखिर में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जब n और n आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो 13 और 13 कितने हो गए, 26। तो यानी कि जाइगोट कितना हो गया, 2n, यानी कि डिप्लॉयड हो गया। तो क्या चीज़ बन गई आपके पास, मैच्योर स्पोरोफाइट बन गया, ठीक है। तो इसे आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इसे आज यहीं तक रखते हैं।